नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार। दोस्तों, यह BHU बीएड से संबंधित तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम 30 प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। यह सभी BHU बीएड इंट्रेंस के लिए लाभदायक होगा। अगर दोस्तों आप BHU बीएड सोशल साइंस से संबंधित हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमारे 10 वर्षों के व्याख्या सहित हल को जरूर परचेज करें, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि एक छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, द मोस्ट इनएप्रोप्रिएट आंसर विल बी, यानी कि कौन सा ऐसा उत्तर विकल्प में जो हैं संबंधित हैं जो सबसे दूर से संबंधित हैं, मतलब उनका संबंध इस अनुत्तीर्ण से सबसे दूर का है। तो दोस्तों देखिए, पहला विकल्प क्या कह रहा है, यह उसकी वंशानुगत सीखने की जन्मजात योग्यता के कारण। दोस्तों, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंतर्गत जो सीखने की प्रक्रिया है वो वंशानुगत पाया जाता है। तो दोस्तों ये तो उपयुक्त है। अगला हम देख लेते हैं, यह उसकी जाति के कारण। तीसरा है, यह उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं प्रशिक्षण के कारण। दोस्तों यह भी है, यह भी उपयुक्त है, अनुपयुक्त नहीं है। अगला देखिए कि यह उसके खराब कक्षा अनुभवों के कारण। देखिए, हम सभी विकल्प को पहले डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके घर में किसी व्यक्ति ने अभी तक मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट नहीं किया हो और किसी व्यक्ति के अंदर इस चीज का धैर्य नहीं है या फिर वो रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं कि मुझे मैट्रिकुलेशन करना है या नहीं करना है, तो यह चीज आपके वंशानुगत सीखने की जन्मजात योग्यता को प्रदर्शित करता है। अगला विकल्प देखिए, यह उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं प्रशिक्षण के कारण। परिवार में कोई लोग पढ़े लिखे नहीं हो या फिर प्रशिक्षित नहीं हो, तो यह हुआ। चौथा विकल्प जो है दोस्तों, यह उसके खराब कक्षागत अनुभव के कारण। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कक्षा में पढ़ने में मन नहीं लगता, तो इस तरह के जो भी बच्चे हैं वह कभी कभी क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो यह उसके बारे में है। तो सबसे अनुप्रयुक्त कौन सा विकल्प हुआ, यह उसकी जाति के कारण। यह जाति हमारा शैक्षणिक प्रावधान को नहीं डिसाइड कर सकता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही देखें, अगर किसी एक व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और उच्च पद पर हो, तो उसका भाई किसान हो सकता है, उसका भाई अनपढ़ हो सकता है, उसका भाई इंजीनियर हो सकता है, उसका भाई और भी कोई ऐसे प्रोफेशन को अपना सकते हैं जिसमें कि शैक्षणिक व्यवस्था का कोई ज़्यादा विशेष महत्व ना हो। तो कई तरह के शैक्षणिक व्यवस्था या शैक्षणिक व्यवस्था को छोड़ करके भी जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे अनुप्रयुक्त क्या हुआ, यह उसकी जाति के कारण। चलिए अगला देखिए, अगला विकल्प क्या है कि निम्न में से सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है वह है सीखने की इच्छा। कभी कभी हम लोग बोलते भी हैं कि अरे उसको पढ़ने का इच्छा ही नहीं करता है, सीखने का इच्छा ही नहीं करता है। जब व्यक्ति को किसी चीज, किसी काम को, किसी कार्य को सीखने की इच्छा करेगा तब तो ही सीखेगा। तो यह उसी विकल्प को आपको प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है। दोस्तों इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, सीखने की इच्छा। निम्न में से सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपके पास डिजायर होना चाहिए लर्निंग का। चलिए अगला विकल्प देखिए, एक विकलांग बच्चे की विद्यालय में सफल होने की संभावना अधिकतम होगी जब वह। दोस्तों एक विकलांग बच्चा है, विकलांग अब इसे नहीं कह सकते हैं, यहाँ दिव्यांग लिखा होना चाहिए क्योंकि यह पुराना प्रश्न है। तो एक दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय में सफल होने या सीखने की ज़्यादा संभावना तब होगी जब दोस्तों उसे
उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जो अन्य बच्चों के साथ व्यवहार किया जाए। एक सामान्य बच्चों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, उसी तरह से जब एक दिव्यांग बच्चों के साथ भी व्यवहार किया जाएगा तो उसी की सीखने की जो संभावना है वो मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। दोस्तों, दिव्यांग बच्चों के लिए आपको मैंने एक विशिष्ट विद्यालय के बारे में बताया था, जिसमें अधिकांश उसी दिव्यांग समुदाय के बच्चे अध्ययन करते हैं। लेकिन जब दिव्यांग बच्चों को एक सामान्य विद्यालय में प्रतिस्थापित किया जाए या फिर जोड़ करके शैक्षणिक व्यवस्था को दिया जाए, तो इस तरह के विद्यालय को क्या कहते हैं? समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय दिव्यांग बच्चे, सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता में भी जो तेज बच्चे हैं, ये सारे बच्चों को एक साथ जब हम सीखने के लिए विद्यालय का निर्माण करते हैं, तो इस तरह के विद्यालय को क्या कहते हैं? समावेशी विद्यालय, इंक्लूसिव स्कूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा 1-5 का एक छात्र दूसरे छात्र का जो कि उसके बगल में बैठता है, अब क्या करता है? उसका सामान ले लेता है। अध्यापक का पहला कार्य क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये तो प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है, क्योंकि बच्चा कक्षा 5 का है। तो इस तरह के जो भी प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित बच्चे होंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अभिभावक से इस चीज का बात करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि आपके बच्चे जो है दूसरे छात्र के बगल में बैठ करके उसका क्या करता है कि उसका सामान को ले लेता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? इसका विकल्प होगा 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्ष में प्रथम अभिभावक अध्यापक सम्मेलन में अध्यापक को निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी कार्य करना चाहिए? दोस्तों, इसमें कह रहा है कि अध्यापक और अभिभावक का जो सम्मेलन होता है, उसमें अध्यापक को कौन ऐसी बातें हैं जिस पे कंट्रोल करना चाहिए या अभिभावक से शेयर नहीं करना चाहिए उस तरह के बातों को। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है? जो कुछ कहा जाए उसे नोट करना चाहिए। दोस्तों, ये तो विकल्प सही है। मुझे लगता है कि ये कार्य जो है अभिभावक के जो भी अभिभावक द्वारा कहा गया है शिक्षकों को करना चाहिए, उसे नोट करना चाहिए, ताकि बच्चों के बारे में शिक्षकों को पता चले कि शिक्षक जो है बच्चों के लिए क्या क्या चीज अपना सकता है, बच्चों के अंदर क्या क्या चीज खामियां हैं उसे फुलफिल कर सकता है। चलिए अगला देखिए। एक आवश्यक हो बच्चों को भी बुलाना चाहिए। जरूर पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो भी होता है उसमें बच्चों को भी बुलाना चाहिए। कभी कभी बच्चों के सामने भी हम किसी तरह के मूल्यांकन को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, जिससे बच्चा उस समय सीख सकता है। चलिए ये भी एक फॉर्मेलिटी के लिए सही है कि उन्हें अभिभावक को क्या करना चाहिए? चाय या कॉफी देना चाहिए। लेकिन चौथा जो विकल्प है दोस्तों, यह कह रहा है अभिभावक के बच्चों के लालन पालन के दर्शन से असहमति। मतलब आप किस तरह से अपने बच्चे को पालन कर रहे हैं, किस तरह से उसको आप लालन पालन कर रहे हैं, इस तरह के जो भी क्रियाकलाप हैं, इनका कोई भी संबंध पेरेंट्स टीचर मीटिंग से हमें नहीं लगता है कि बनता है। हाँ, एक रिलेशनशिप जो है उसके बारे में जरूर ही डिस्कशन करना चाहिए कि आपका बच्चा आपके घर पे कब अध्ययन करता है, नहीं करता है, यह डिस्कशन करने लायक चीज़ें हैं। लेकिन लालन पालन से जो भी चीज़ें हैं उसका कोई भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग से ज़्यादा संबंध नहीं है। तो ये विकल्प क्या करना चाहिए? विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर हुआ। और इस तरह के विकल्प को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक का कक्षा के अनुशासन को सुधारने के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त पद क्या होना चाहिए? दोस्तों, क्या उपयुक्त पद हो सकता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये जो अध्यापन के लिए जो कक्षा में अनुशासन को देख सकते हैं हम कि किस तरह से सुधारा जा सकता है, तो दोस्तों सबसे उपयुक्त यह है कि अपने शिक्षण विधि, जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, हमारा सामग्री है, उपागम है, अप्रोच है, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। सपोज कीजिए शिक्षण विधि को जब हम ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे तो बच्चे
अनुशासन को जरूर स्वीकार करेंगे और इसके अलावा वो कक्षा में अध्ययन में ज़्यादा भागीदारी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दोस्तों, अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, यानी शिक्षण कार्य जो भी हैं वो शिक्षण कार्य को क्या करना, तो संगठित करना, उसको सही रूप में ऑर्गेनाइज करना और बच्चों को प्रस्तुत करना। यह जो है एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक छात्र आपकी कक्षा में विलंब से आता है। कोई एक छात्र है जो आपकी कक्षा में क्या हो रहा है, विलंब से आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। दोस्तों, इस तरह के जो भी प्रश्न है, सबसे पहले चाहे वो विलंब से आया, चाहे वो नहीं आया, चाहे वो लेट में ज़्यादा लेट से आया, हम कोशिश करेंगे कि पहले बच्चों के बारे में उसका कारण जानें कि आखिर क्या कारण रहा। हो सकता है कई ऐसे कारण भी बच्चों के सामने हों जो सूटेबल हों, जो उपयुक्त हों, चीज़ों को देख करके, उस समय के वातावरण को देख करके, उस समय की परिस्थिति को देख करके डायरेक्ट हम अभिभावक से किसी भी चीज़ को सूचित नहीं कर सकते और ना तो उसे हम सजा दे सकते बिना जाने पूछे, और ध्यान नहीं देना भी ये एक जो है उचित नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे उचित क्या होगा कि हम बच्चों से पहले कारण जानें, और अगर उस तरह का कोई भी कंडीशन हो जो लगता है मुझे कि अभिभावक को सूचित करना चाहिए, तब हम उसे अभिभावक को भी सूचित कर सकते हैं, प्रिंसिपल को बतला सकते हैं और कोई अन्य एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त क्या होगा कि उनका कारण जानिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक अध्यापक की सबसे बड़ी कमी यह है। देखिए दोस्तों, अध्यापक की सबसे बड़ी कमी क्या है, जो प्रश्न में दिए हुए विकल्प हैं उनके अनुसार दोस्तों, जो सबसे बड़ी कमी है वह है उनका अपरिपक्व मानसिक विकास होना। अपरिपक्व मानसिक विकास का होना का अर्थ यह हुआ कि आप एक शिक्षक तो हैं, लेकिन कई ऐसे तरह के एक्टिविटी कर रहे हैं जो बच्चों के लिए उचित नहीं है, बच्चों के समक्ष उचित नहीं है। दोस्तों, जैसे एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई एक शिक्षक है और बच्चों के सामने भोजपुरी गाना पर डांस करने लगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने मानसिक विकास जो है उसके अंतर्गत आप अपने रिस्पॉन्स को समझ नहीं रहे हैं, ठीक ढंग से समझ नहीं रहे हैं। हाँ, आपके अंतर्गत, एक शिक्षक के अंतर्गत क्या गुण होना चाहिए जिसके अंतर्गत आप किस क्रियाकलाप को करें, आपको गाना गाना है, आपको डांस करना है, या फिर आपको कोई भी कार्य करना है, उसका क्या लिमिटेशन होना चाहिए, ये सारे चीज़ जो किसके अंतर्गत दिखलाता है, तो यह अपरिपक्व मानसिक विकास के अंतर्गत दिखाता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत एक ज्ञानात्मक पक्ष भी होता है जो जीवन के अन्य चीज़ों को प्रभावित करता है। जैसे विद्यार्थी है, एक शिक्षक के अंतर्गत अपरिपक्व मानसिक विकास है, उसका अर्थ यह हुआ कि उसके कहीं ना कहीं उसके ज्ञानात्मक जो प्रभाव हैं उस पे भी ये बाधा एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, और जब वह रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों, तो अध्ययन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि आपके विद्यालय में नए वर्ष पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। सपोज कीजिए कि एक विद्यालय में किसी तरह का एक मेला का प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें कई तरह के प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि क्या आप क्या करना चाहेंगे इस तरह के जो भी प्रोग्राम हैं। तो दोस्तों, इस तरह के जो भी प्रोग्राम हैं, इस प्रोग्राम में सबसे उचित यही होगा कि हम लोग भाग लें। अगर यह प्रोग्राम शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए केवल है तो शिक्षक विद्यार्थी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर इस तरह के प्रोग्राम में पेरेंट्स को भी अगर शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है, तो आप क्या करेंगे, पेरेंट्स को भी आमंत्रित करेंगे, उन्हें भी निमंत्रण देंगे कि जो हमारे विद्यालय में प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जो उस तरह के नए वर्ष पे मेले लगे हैं, ये मेले में आप भी आएँ। तो चलिए दोस्तों, इसका क्या होगा, कार्यक्रम में क्या करना है, तो भाग लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। डॉक्टर का संबंध जिस तरह से CODROT से है, उसी तरह से सिस्टर का संबंध पूछ रहा है।
देखिए इसमें क्या है कि डी को कर दिया गया सी के जगह और सी को कर दिया गया कहाँ, डी के जगह। टी को कर दिया गया है आर के जगह पे और आर को कहाँ कर दिया गया है, टी के जगह पे। तो दोस्तों इसी तरह से एस को कर देंगे एस के जगह पे और टी को कर देंगे आर के जगह पे और आर को कहाँ कर देंगे, तो टी के जगह पे। तो दोस्तों इसका क्या विकल्प हो जाएगा, एस आई एस तो ठीक रहेगा, एस आई एस तो ठीक रहेगा, आर जो हो जाएगा टी के जगह पे और टी हो जाएगा आर के जगह पे। विकल्प कौन से होंगे, विकल्प होंगे एक। हिंदी का विकल्प नहीं देखना है, क्योंकि ये जो हिंदी का प्रश्न लिखा गया है ये ठीक नहीं है, ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए इस तरह के प्रश्न को जिसमें कि कोई संबंध ही स्थापित नहीं हो रहा है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि एबसीनिया, एबसीनिया का जो है संबंध इथोपिया से है, ठीक उसी तरह से कांगो का संबंध होगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि एबसीनिया जो है पुराना नाम है किसका, इथोपिया का। एबसीनिया किसका पुराना नाम है, इथोपिया का। तो कांगो किसका पुराना नाम है, तो दोस्तों कांगो जो है, कांगो का संबंध किससे हो गया, तो जायरे से हो गया। जायरे को ही, जायरे जो है क्या है, पुराना नाम है और कांगो क्या है, तो नया नाम है। इस तरह से आपको याद रखना है। जिस तरह से एबसीनिया पुराना नाम है, इथोपिया नया नाम है, उसी तरह से कांगो नया नाम है, जायरे नया पुराना नाम है। तो ये नाम से संबंधित है दे दिया गया है कि बताइए कौन किसका नाम है। यानी एबसीनिया को इथोपिया के रूप में हम देखते हैं, एक ही नाम से जानते हैं, तो कांगो जो है जायरे को ही कहते हैं। सिंगापुर, नामीबिया, थाईलैंड का इससे कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि जैसे कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल के लिए है, वैसे प्लूटो का जो है कौन सा पुस्तक है। दोस्तों ये आप जानिए कि कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है उसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक में ही कार्ल मार्क्स ने दो वर्गों के बारे में बताया था, जिसमें एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग, एक बुजुर्गा वर्ग कहलाया, एक सर्वहारा वर्ग कहलाया। तो इस तरह के जो पहलू को बताया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए पाने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह के जो भी पंक्ति हैं वह दास कैपिटल से ही संबंधित हैं। तो दोस्तों उसी तरह से प्लूटो जो है, प्लूटो का पुस्तक का क्या नाम है, तो प्लूटो का पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। एक नंबर विकल्प जो है इसका उत्तर होगा द रिपब्लिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 9 का संबंध जिस तरह से 25 से है, उसी तरह से 49 का संबंध पूछ रहा है। दोस्तों 3 को जब हम स्क्वायर में लिखेंगे और 5 को स्क्वायर में लिखेंगे, तो देखिए 3 और 5 के बीच में क्या संबंध है, +2 का। तो उसी तरह से 7 का जब स्क्वायर लिखेंगे, +2 इसमें अगर कर दें, 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा, 9 को स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो इसका क्या विकल्प हो जाएंगे, 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है रोहन सोहन का बेटा है। सोहन को SO काउंट कर लीजिए और रोहन को क्या कर लीजिए, R से काउंट कर लीजिए। यानी रोहन जो है एक जनरेशन ऊपर है और सोहन एक जनरेशन ऊपर है और रोहन क्या है, तो एक जनरेशन नीचे है। दोस्तों इसी तरह से क्या कर रहा है, मोहन कमला का बेटा है। यानी कमला जो है एक जनरेशन ऊपर है और मोहन कौन है, तो कमला का बेटा, एक जनरेशन नीचे हुआ। उसके बाद क्या कर रहा है, कमला शीला की सास है। कमला किसकी सास है, शीला की सास है। यानी ये इसके पैरेलल है। जो भी कमला के बारे में, जो शीला के बारे में जो कहा जा रहा है उसको SI से डिनोट कीजिए, ये इसके पैरेलल में है। सास है, ये इसका बेटा हुआ, मोहन बेटा हुआ कमला का, और कमला का सास हुआ, तो दोनों पैरेलल जनरेशन में आ जाएंगे। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि शीला मोहन की पत्नी है। आपको बता ही दिया, ये प्लस है, ये निगेटिव है, यानी ये पत्नी है, ये पुरुष है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि सोहन कमला का पौत्र है। यानी सोहन जो है किसका पौत्र है, कमला का पौत्र है। इसके एक जनरेशन और नीचे जाइए, सोहन को लिखिए और उसके बाद क्या कह रहा है, रोहन शीला से क्या संबंध है। यानी देखिए यहाँ सोहन तो है और सोहन से भी एक जनरेशन नीचे कौन है, तो रोहन है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि शीला और रोहन से संबंध। देखिए दोस्तों ये तो पिता हुए, उसकी माँ हुई, जिसके भी है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। और इसका पुत्र कौन हुआ, सोहन, और सोहन का पुत्र कौन हुआ, रोहन। तो इसका इसके साथ जो संबंध होगा वो पौत्र का संबंध होगा। किसका संबंध होगा,
पौत्र का संबंध होगा। क्या विकल्प होंगे इसका? एक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, एक दिन उदय और विशाल चौराहे पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होकर बात कर रहे थे। दोस्तों उसके बाद क्या कह रहा है कि एक यदि विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं तरफ पड़ रही है तो उदय का चेहरा किस दिशा में होगा? दोस्तों उदय का चेहरा उत्तर दिशा में होगा। इसको आप सर्च करके या फिर जहां से भी हो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे कि आखिर इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आप हमें अपना नोटबुक पे इसे सॉल्व करके आप पिक्चर के रूप में हमें शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। इसमें कह रहा है कि कौन एक दूसरे से डिफरेंट है। ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूं और आप हमें सर्च करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक पिता और पुत्र की आयु 40 साल हो और उसका अंतर कितना हो? 20 साल का, जबकि पुत्र की आयु उसकी पुत्री की आयु से दुगनी हो, तो पुत्री की आयु ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें मान लेंगे हम, क्या मानेंगे? पिता की उम्र क्या होगा? x, पिता की उम्र, और पुत्र की उम्र कितना होगा? तो पुत्र की उम्र y। अब देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई यानी पिता प्लस पुत्र की उम्र कितना है? 40, और अंतर कितना कह रहा है? तो अंतर है 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्या होगा? 2x इक्वल टू 60। x इक्वल टू कितना निकल जाएगा दोस्तों? 30, यानी पिता की उम्र 30 वर्ष। अब देखिए इसमें पुत्र की आयु निकालना है, तो पुत्र की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे समीकरण में पुट करके हम देख लेंगे। तो x का मान 30, तो y का मान क्या निकल जाएगा? y का मान निकल जाएगा 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, यानी 10 वर्ष किसका उम्र हो गया? 10 वर्ष उम्र हो गया किसका? पुत्र का। तो पुत्री का उम्र कितना दिया हुआ दोस्तों? तो पुत्री का उम्र उसके पुत्र के उम्र से आधी है। आधी है तो उसमें क्या हो जाएगा, 10 को जब हम 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। यानी कि जो पुत्री का उम्र होगा वो कितना होगा? तो वो 5 वर्ष होगा। 2 नंबर विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा पद दूसरों से भिन्न है? दोस्तों दूसरों से भिन्न जो भी पद इसमें है वह जवान है। जवान कोई भी हो सकता है। बच्चा ये पुल्लिंग को दिखा रहा है, लड़का ये भी फीमेल को दिखा रहा है, बूढ़ा ये भी फीमेल को दिखा रहा है, ये सभी प्लस को दिखा रहे हैं। और जवान कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो इसका क्या विकल्प होगा? 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में श्रेणी में अगली श्रेणी लिखिए। अगला श्रेणी आपसे कह रहा है, क्या है श्रेणी? 53, 46, 41, 38। अगली श्रेणी कह रहा है दोस्तों देखिए 53 और 46 में -7 का अंतर है। इसी तरह से 46 और 41 में -5 का अंतर है। 41 और 38 में -3 का अंतर है। इसी तरह से 38 में जो अगला अंतर होगा वो कितना से होगा? -1 से। सभी अंतर में भी अंतर अगर निकाल लें, ये जो अंतर का भी अंतर है वो -2 का है। देख लीजिए, पहले -7 हुआ, फिर -5 हुआ, -3 हुआ, तो फिर 2 का अंतर और होना चाहिए, तो -1 का अंतर कीजिए। तो अगला विकल्प क्या हो जाएगा? 37। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का उद्देश्य क्या है? दोस्तों एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का जो उद्देश्य होता है वो हर एक जगह पे प्रशिक्षण देने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों जो भी नियुक्त प्रवक्ता का जो भी आपका सिलेक्शन हुआ है वो सभी प्रवक्ताओं को क्या किया जाता है? तो ट्रेनिंग दिया जाता है। और वो कहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है? तो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में। दोस्तों एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जो है यूजीसी के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसका क्या विकल्प हो जाएंगे? इसका विकल्प होंगे 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किंडरगार्टन शिक्षा व्यवस्था देन है। दोस्तों किंडरगार्टन शिक्षा व्यवस्था जो है वो फ्रोवेल की देन है। फ्रोवेल जो है 1782 से लेकर के 1852 तक इनका कार्यकाल रहा। तो आप फ्रोवेल के बारे में एक चीज जान लीजिए,
फ्रोवेल ने जो किंडरगार्टन व्यवस्था दी वो किस स्वरूप में दी? दोस्तों किंडरगार्टन कहते हैं कि बच्चों का बगीचा, क्या कहते हैं इसको? बच्चों का बगीचा, गार्डन ऑफ चिल्ड्रेन, प्री स्कूल का संचालन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्री स्कूल का संचालन। अब देखिए कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में जो पति पत्नी दोनों कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के दौरान उन्हें अपने बच्चों को देखभाल के लिए कोई उपयुक्त साधन संसाधन नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के व्यक्ति जो भी हैं क्या करते हैं, किंडरगार्टन क्षेत्र में या फिर जो भी उसके प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ जा कर के उनका नामांकन करा देते हैं। उस समय तक क्या करता है वो उसे रखता है, उसे खेल खेल में शिक्षा देने की व्यवस्था करवाता है। तो ये सब चीज़ क्या है? किंडरगार्टन शैक्षणिक व्यवस्था का प्रमुख स्वरूप है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्य नहीं है? एनसीटीई का कार्य नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों एनसीटीई का जो कार्य नहीं है इसमें, अब पहले ऑप्शन को मैं पढ़ रहा हूं, राष्ट्र में अध्यापक शिक्षा के विकास का समन्वय एवं निगरानी बिल्कुल करता है। जो भी निगरानी का क्षेत्र है अध्यापकों के लिए, जो अध्यापक है, प्रोफेसर नहीं, अध्यापक के लिए, वो एनसीटीई के माध्यम से ही होता है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षण शुल्क अन्य शुल्क के लिए मार्गदर्शिका का निर्धारण करना बिल्कुल बतलाता है कि कितना रुपया किसका फी होना चाहिए। उसके बाद देखिए चौथा विकल्प क्या कर रहा है, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में नवाचार एवं शोध को बिल्कुल प्रोत्साहित करता है ये कि क्या क्या इनोवेशन एवं रिसर्च होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कॉलेज को जो धन प्रदान करता है वो यूजीसी करता है। कौन करता है? यूजीसी के माध्यम से धन प्रदान किया जाता है। तो इसका क्या विकल्प होंगे? 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किसने की? देखिए नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 13 जून 2005 को। और इसमें बताया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकारी संस्था होगी यह। इसका काम क्या होगा? नीति निर्देशन तथा सुधारों की दिशा तय करना, कि हमारा जो सुधार है वो शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत, उद्योग के अंतर्गत और ई प्रशासन के अंतर्गत कुल 6 क्षेत्र को बारे में बताया था। किसके किसके बारे में? शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग और ई प्रशासन के क्षेत्र में। और इसके लिए क्या बनाया गया था? नेशनल नॉलेज कमीशन। दोस्तों 6 क्षेत्र आपको याद रखना है। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि 13 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों उस समय इसके स्थापना के समय कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जिस समय 2005 में मनमोहन सिंह क्या थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघ कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघ जो है वो पेरिस में है। और ये क्या करता है? तो ये मेंबरशिप लीड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब लीड करता है एक मेंबरशिप के रूप में जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग जो कार्य कर रहे हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। चलिए अगला विकल्प देखिए, यूनेस्को द्वारा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ स्थापित करने जा रही है? यूनेस्को ने एक MGIEP की स्थापना की। दोस्तों वो कहाँ की? तो दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ हुई? नई दिल्ली में। और हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया इसका? तो नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 98 साइंस कांग्रेस 2011 में आयोजित हुई थी। इसका कोई भी तुक नहीं है ये प्रश्न पूछने का। लेकिन दोस्तों 105वां और 106वां जो भी साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ इसके बारे में आप याद रखेंगे। 2018 में हुआ, ये 2019 में हुआ। ये 2018 में जो हुआ था ये इम्फाल में हुआ था जो कि मणिपुर में है। और ये 2019 में जो इंडियन साइंस कांग्रेस की जो सम्मेलन हुई वो कहाँ हुई? जालंधर। और जालंधर कहाँ है? तो जालंधर दोस्तों पंजाब में है। कहाँ है?
पंजाब में है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। आपको 105वां और 106वां जो भी साइंस कांग्रेस का सम्मेलन हुआ है, इसको आप नोट करके याद रखेंगे। 2018 में इम्फाल मणिपुर में और 2019 का जालंधर पंजाब में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अपने संस्थापक का 150वां जन्म वर्ष मना रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न पूछा गया है, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं। ये जो प्रश्न है ये 2012 के समय के हैं, तो उस समय के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों उस समय जो 150वां जयंती मनाया गया वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी का 150वां जयंती था। किसका जयंती था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उनका 150वां जयंती 2012 में मनाया गया था। लेकिन ये प्रश्न आपसे अभी तार्किक नहीं है। इससे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं वह यह है कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे। तो आपको याद रखना है पंडित मदन मोहन मालवीय। स्थापना के समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। और उस समय प्रथम वाइस चांसलर किन्हें बनाया गया था? तो दोस्तों सर सुंदर लाल। बीएचयू के प्रथम वाइस चांसलर जो है वह सर सुंदर लाल रहे थे। ये चीज आपको याद रखना है। आप इसे क्या करेंगे कि नोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीएचयू के प्रथम चांसलर वाइस चांसलर जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज NIMHANS, यानी NIMHANS का पहले फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसकी स्थापना जो है 1994 में हुई थी। और 1994 में कहाँ हुई थी स्थापना? तो बेंगलोर में। कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। बेंगलोर में हुई थी। और दोस्तों ये क्या करता है? तो स्थापना बेंगलोर में हुई थी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में। कैसी यूनिवर्सिटी के रूप में? डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में। 2012 में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया। इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा कब मिला इसे? तो 2012 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा में आईईपी क्या है? शिक्षा में दोस्तों आईईपी क्या है? तो आईईपी को कहते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है यह पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए होता है जो स्पेशल विशिष्ट विद्यालय से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? विशिष्ट विद्यालय से। विशिष्ट विद्यालय से कौन संबंधित होंगे? खास करके विशेष बालक ही संबंधित होंगे। तो इनका संबंध किससे हो गया? तो एक विशेष बालक से। तो दोस्तों अगर आप हमें कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक पर हेलो संदीप KR सर्च करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे संदीप KR सर्च करके आप हमें कुछ मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।